हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है 1416 रिस्टोर द एरे। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। हालांकि कल और परसों जो प्रॉब्लम पूछे गए थे लीड कोड के हार्ड लेवल, उनसे काफ़ी ज़्यादा इजी है ये। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि एक कोई प्रोग्राम था जिसमें कि बहुत सारे इंटीजर थे स्टोर्ड एज एन एरे। ठीक है, तो उस प्रोग्राम में क्या हुआ कि वाइट स्पेस देना वो प्रोग्राम भूल गया, जिसकी वजह से जितने भी एरे थे, ठीक है, जितने भी एरे में जितने भी इंटीजर्स थे, सॉरी, तो वो सारे मर्ज अप हो गए। ठीक है, मर्ज अप होने से मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो 1001 था, 234 था, तो ये सारे ये वाइट स्पेसेस हट गए। ठीक है, ये सारे एक साथ हो गए। तो यही एक स्ट्रिंग तुम्हारे पास दी हुई है। तो इस स्ट्रिंग में अब आपको ये बताना है कि ठीक है, इन नंबर्स को हम लोग कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं ताकि सारे नंबर्स जो हैं उन नंबर्स का जो रेंज होगा वो 1 to k के बीच में रहे। ये k का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ वेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर मेरा, जो भी टोटल सम आएगा, नंबर ऑफ़ वेज जो आएगा मेरा, उसको मॉड्यूलो कर देना है किसके साथ, 10⁻9 + 7 के साथ, ताकि ये 32 बिट इंटीजर जो मेरा वेरिएबल होगा उसमें स्टोर हो सके। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। मान लो कि एस तुम्हारा, इन शॉर्ट समझ लो कि कोई नंबर था, वो मर्जअप होके ऐसे इस फॉर्म में। ठीक है, और के का वैल्यू इस बार दे दिया है कि 10⁴ मतलब 10,000 है। ठीक है, ठीक। तो हम इसको कितने वेज में ब्रेक कर सकते हैं ताकि सारा जो ब्रेक होने के बाद जो मेरा नंबर्स होगा ना, वो 1 से लेके ये के वैल्यू के बीच में रहे। ठीक है, और एक चीज़ देखना कि ट्रेलिंग जीरोज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसा नंबर मत ले लेना कि ये 000 बन जाए, नहीं, ये इनवैलिड नंबर होगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट देना चाहिए था। तो मान लो कि यहाँ से हम लोग ब्रेक करते। ठीक है, एक मान लो 1 ले लिए, एक 0,0,0,0,0 ले लिए। ये तो चलो इस रेंज में है, 1 to k में है, बट ये वाला वैल्यू इनवैलिड हो गया, राइट। उसके अलावा 10 ले लेते हैं, 0,0, ये वाला पार्ट फिर से वैलिड है, ये इनवैलिड है, राइट, 0,0 होने के कारण। तो इस हिसाब से हम समझ पा रहे हैं बस एक ही वैल्यू बच रहा है। ठीक है, ये पूरा को हम लोग एज अ 1000 ट्रीट कर ले। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा आउटपुट जो भी आंसर हो रहा है उसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक, मतलब एक ही पॉसिबल हो गया, यही नंबर बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मान लो एक और एग्जांपल ले लो कि जहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, वही s का वैल्यू है 1000। ठीक, और k का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 10। ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही एक एग्जांपल है। ठीक, फिर अब क्या करते हैं कि इसको सेग्रीगेट करते हैं, इसको बांटने की कोशिश करते हैं। एक 10, ठीक है, मान लो कि 10 था, एक 0,0 कर दिए। ये तो इनवैलिड है भाई, बट ये सही है, लेकिन ये इनवैलिड है, तो ये पॉसिबल वे सही नहीं है, राइट। सिमिलरली 1 में एक डिवाइड करी, एक पार्टीशन हमने कर दी 0,0,0, ये भी इनवैलिड कर दे रहा है। मतलब कोई ऐसा वे है ही नहीं जिससे कि ये 10 के नीचे रहे। भले पिछली बार के जैसे हम लोग पूरा नंबर को अगर कंसीडर कर लेते हैं एक साथ ही, ठीक है, 1000, तो फिर ये तुम्हारा लिमिट के बाहर चला जा रहा है, राइट। ये 1 to 10 के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस केस में मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, 0। ठीक, एक और केस देख लेते हैं जो लास्ट एग्जांपल दिया हुआ था प्रॉब्लम में। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1317। ठीक, और के का वैल्यू दिया हुआ था 2000, राइट। अब यहाँ पे देखो कैसे करके हम लोग इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक पॉसिबल वे हो सकता था मेरा क्या कि 1 का एक बना लिए, एक मान लो 3 बना लिए, एक 1 बना लिए और एक 7 बना लिए। सारे वैल्यूज़ क्या है, 1 to k के बीच में है, राइट। एक वे ये हो सकता था मेरा, या फिर हो सकता था कि 1 3 बना लिए, 1 बना लिए, 7 बना लिए। एक पॉसिबल वेज ऐसे ये हो सकता था, राइट। ऐसे करके जितने भी पॉसिबल वेज आ रहे हैं मेरे, सबको हम लोग को कैलकुलेट करना है और एक आंसर कह लो या जो भी कह लो, उस वेरिएबल में हम लोग को सम अप करते जाना है। तो इसमें टोटल मेरे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन के निकल सकते हैं। ठीक है, चलो, आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। ठीक है, हम लोग प्रॉपरली समझ चुके हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में मेरा अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, क्या लगाएंगे। हमें पॉसिबल वेज टोटल नहीं पता है, ठीक है, पॉसिबल वेज टोटल नहीं पता है कि कितने वेज बन सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसमें रिकर्शन लगा लें। ठीक, अच्छा, रिकर्शन लगाने वाले हैं, बहुत अच्छे। तो जब रिकर्शन लगा रहे हैं तो हम किसी भी नंबर पे खड़े, मान लो ये मेरा स्ट्रिंग है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इसमें। ठीक है, मान लो कि इस पॉसिबल पे नंबर पे हम लोग एक खड़े हैं, तो इस नंबर पे जब भी हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या रास्ता होगा। अभी जो करंट मेरा, मान लो कोई नंबर चल रहा था, जैसे 1 था, ठीक है, तो मान लो ये 3 रहा होगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहा होगा ना, या तो 3 को अभी 1 वाले आंसर में इंक्लूड कर लें, या फिर इसको सेग्रीगेट कर लें जो इसमें कर रहे हैं, या फिर इसमें इंक्लूड करें, राइट। तो मेरा ऑलरेडी जो नंबर हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे अभी रास्ते में आते हुए, मान लो कि 131 किए थे और एक 7 था, तो जो भी आंसर मेरा कैलकुलेट हो रहा होगा, मान लो 13 रहा होगा, ठीक है, उसमें फिर हम लोग 1 इंक्लूड किए तो 131 बन गया।
तो या तो हम लोग करंट रनिंग नंबर में उसको इंक्लूड कर लें, ठीक है, या तो उसको इंक्लूड कर लें या तो उसको एक नया इंक्लूड ना करें और एक नया नंबर बना लें, ठीक। अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, करंट नंबर मान लो नम था, नम इंटू 10 कर लेंगे और प्लस अभी का जो भी मेरा एसआई का वैल्यू होगा उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल वेज होगा। अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो ठीक है, मतलब कि हमको इस अभी वाले करंट ith वैल्यू से एक नया नंबर बनाना है, ठीक है। तो उसमें ये चेक लगा सकते हैं कि अभी का जो करंट नंबर है उसका लिमिट्स क्या है, वो लिमिट्स के अंदर में है भी कि नहीं, ये के अंदर में है कि नहीं, और ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं, राइट। ये चेक कर सकते हैं और फिर नम को जब नया रिकर्सिव कॉल करेंगे तो नम का वैल्यू हम लोग बना लेंगे एसआई का जो भी वैल्यू है, ठीक। यही दो ही पॉसिबल वेज है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक। इसके अलावा बेस केसेस क्या क्या हो सकते हैं मेरा वो समझते हैं, ठीक है। बेस के केसेस क्या क्या होंगे वो समझेंगे। अगर मान लो कि हम लोग आई को आइट्रेट करते करते इसके लास्ट वैल्यू को पार कर लिए, मतलब आई का वैल्यू जो था एस का लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये चेक कर लेते हैं, मान लो कि आई का जो भी वैल्यू था मेरा, ठीक है, वो लास्ट पे आ गया, राइट, वो लास्ट पे आ गया। उस केस में क्या देखते हैं कि अभी जो मेरे पास करंट नंबर जो भी जनरेट हुआ होगा, अभी जो भी बन के रखा हुआ है नंबर, क्या ये वैल्यू मेरे के बराबर है या उससे छोटा है या और ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ रिटर्न कर सकते हैं नम का वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है एंड नम का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू के है कि नहीं। अगर है तो ये एक पॉसिबल नंबर जो है वो बन रहा है, ठीक है, ये एक पॉसिबल नंबर है आंसर में, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसमें 1 रिटर्न करवा देंगे। ये ऑब्वियसली जब सॉल्व होगा तो 1 या 0 ही देगा, ठीक। अगला बेस केस क्या हो सकता है, अभी जो मेरा करंट रनिंग नंबर है, मेरा जो भी नंबर बना हुआ है, मान लो कि ये के को क्रॉस कर गया, राइट, ये के को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो अगर यहीं पे क्रॉस कर चुका है तो आगे हम लोग और मल्टीप्लाई करके क्यों इसमें नया नंबर बनाए, ठीक, वो तो और बड़ा होएगा के से। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न करवा देंगे, डायरेक्टली ज़ीरो या फॉल्स, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक। अगर नम का वैल्यू मेरा ज़ीरो है, नम का वैल्यू मेरा ज़ीरो बन के आ रहा है, तो मेरा कितना में नंबर का रेंज क्या रहना चाहिए, 1 2 के, राइट, सबसे छोटा नंबर 1 रहना चाहिए। तो ये भी रेंज के बाहर है, तो इस केस में भी हम लोग क्या रिटर्न करवा देंगे, तुम्हारा ज़ीरो, ठीक। चलो, आई होप ये दो पॉसिबल यहाँ पे ये 3 बेस केसेस थे और ये मेरा डिसीजन ट्री था कि क्या डिसीजन लेंगे हर एक पॉइंट पे, राइट। अब यहाँ तक अगर तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, हमारा अप्रोच क्लियर है, ठीक है, तो तुम एक बार खुद से कोड लिखने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करो, ठीक है। अगर कोड नहीं लिख पा रहे हो तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में मेरे साथ मूव करो, ठीक। और एक बात ध्यान रखना कि ये रिकर्सिव कोड जो है ये हमारा काम नहीं करेगा, ठीक। क्यों नहीं काम करेगा, तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास मेरे पास 2 ऑप्शंस, राइट, या तो इसको करंट नम में इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है, ठीक। तो अब मान लो कि मेरा ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ n है, तो हर पॉइंट पे 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स चलेगा, राइट। तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गया इसका 2 टू द पावर n कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल चला जाएगा मेरे कोड का कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, राइट। ये n को तुम रन करने जाओगे तो TL लिखा जाएगा, तुम्हारा कोड काम नहीं करेगा, ठीक। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा तुम देखो कि जब रिकर्सिव ट्री तुम बनाओगे खुद से एक बार तो देखोगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होंगे, राइट। जो पर्टिकुलर नम की वैल्यू और आई जो हम लोग चेक कर रहे थे उसके लिए पर्टिकुलर बहुत सारे केसेस होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, तो उनको बार बार कैलकुलेट करने से क्या फ़ायदा है, नहीं। तो उसको हम लोग कहीं पे स्टोर करवा लेते हैं और जब भी वो केसेस रिपीट करेगा तो हम लोग वहाँ वैल्यू डायरेक्टली इस पर्टिकुलर नम के लिए और आई के लिए वहाँ से उठा लिया करेंगे, राइट। तो मेरा रिकर्सिव कॉल बहुत कम हो जाएगा। तो ले दे के उस टाइम पे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी, कैसे, ये आगे देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। तो अब ऐसे केसेस में जब मेरे पास ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, और आपको कोई एक ऑप्टिमल आंसर भी देना है कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज बताने हैं एक तरीके से, ठीक है। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम क्या कि केसेस जहाँ पे मेरे रिपीट हो रहे हैं आंसर कैलकुलेट करने में, उस केस में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि हम लोग सीधे क्या लगाते हैं, DP, ठीक। इसकी डायमेंशंस क्या होगी वो आगे देख लेंगे इस DP का, ठीक। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम लोग DP क्यों लगा रहे हैं, रिकर्शन फेल क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा कोड वॉक थ्रू, वहाँ पे कोड लिखेंगे और फिर और डिटेल्स में समझते हैं इस चीज़ को। चलो, तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसमें एक नंबर ऑफ़ एरेज फंक्शन दी हुई है मेरे पास, ठीक है। एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है जो डिस्कस कर चुका है और एक के दिया हुआ है, ठीक। और हमें इंट रिटर्न करना है, ठीक है। ये जो भी मेरा आंसर होने वाला है वो इंट के फॉर्म में होगा। अच्छा, आंसर को हमेशा हम लोग को मॉड्यूलो करना है 10 टू द पावर 9+c। तो एक काम करते हैं, क्लास के बाहर एक ग्लोबल स्कोप में अपना एक मैक्रो बना लेते हैं, ठीक। ठीक,
तो मॉड बना लेते हैं, उसमें 1 0 3 4 5 6 7 8 1 9 10⁻⁹ +7 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मॉड बना लेते हैं और अपना एक लॉन्ग इंट स्टोर करने के लिए एक एल करके मैक्रो और बना लेते हैं लॉन्ग इंट स्टोर करने के लिए। चलो बहुत अच्छे, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। एक अपना इंट के बना लेते हैं जो कि हम लोग बार के को पास नहीं करेंगे, स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, ठीक। और अपना एक डीपी बनाने के लिए, डीपी छोड़ो अभी, बाद में देखेंगे डीपी क्यों क्या करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या करते हैं, अपना जो के बनाए थे उसमें ये वाले के को स्टोर कर लेते हैं, ठीक। दिस के इक्वल टू, दिस का मतलब क्या होता है ये तुम कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, दिस के इक्वल टू के, ठीक है। चलो एक अपना कोई फंक्शन बनाते हैं फन, ठीक है। उसमें एस पास करते हैं, उसमें पहला जो मेरा एरे का मतलब स्ट्रिंग का जो भी पहला वैल्यू है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे उसको भेजेंगे, ज़ीरोथ नहीं भेजेंगे। ज़ीरोथ ऑलरेडी को हम लोग पास कर देंगे वैल्यू एज अ नम, ये नम की मेरी वैल्यू होने वाली है S0 -0, ठीक। ये इंट के फॉर्म में रहेगा, राइट, क्योंकि हम लोग -0 कर दे रहे हैं, ठीक। और जो भी आंसर आ रहा है उसको मॉड करके मेरा रिटर्न कर देना है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, ये स्ट्रिंग एस पास कर रहे हैं, ये मेरा स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स को पास कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लोग पास कर दे रहे हैं एज अ नम, इसको हम लोग नम ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। S0 एक कैरेक्टर फॉर्म में था, जब -0 करते हैं तो इंटीजर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अब अपना फंक्शन बनाते हैं एल लॉन्ग इंट रिटर्न करेगा ये फन, ठीक है। इसमें पास करो स्ट्रिंग %s, ठीक। एक मेरा इंट आई पास कर लो जो बताएगा कि किस इंडेक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पास करो तुम, उसके बाद पास कर लो एल बोल के नम, जो भी मेरा करंट नंबर चल रहा है, ठीक। चलो बहुत अच्छा, ये क्लियर है। तो अगर हम लोग ठीक है, आई इक्वल टू, ठीक, एस डॉट लेंथ पे चले गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताना कि साइज़ यूज़ करके क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आज के लिए तुम्हारा एक टास्क है, ठीक है। अगर लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए तो अपना बेस केस में क्या था कि हम लोग चेक करेंगे कि नम का वैल्यू क्या उस पर्टिकुलर रेंज में है, अगर उस पर्टिकुलर रेंज में होगा, ठीक है, तो 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ क्या रिटर्न कर देंगे 0। तो नम का मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। नम < के, ठीक, ये रेंज में है, के से छोटा है या उसके बराबर है तो उस केस में 1 रिटर्न करेंगे, ठीक। अगर मेरा नम जो है वो ग्रेटर दैन के हो जा रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्या रिटर्न करवा दे रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे 0, ठीक। अगर मेरा नम जो है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है, उस केस में भी हम लोग क्या रिटर्न करवा दे रहे हैं भाई 0, ठीक। चलो ये चीज़ क्लियर है। अब आता है बहुत मेरा रिकर्सिव कॉल्स का, ठीक है। अब क्या करना है हमको, रिकर्सिव कॉल्स। तो जब भी रिकर्सिव कॉल्स कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो मेरा 2 केसेस निकल के आ रहा था, राइट, मेरा 2 केसेस निकल के आ रहा था। एक कि इस नम में करंट वैल्यू को इंक्लूड करें, एक क्या कि इस करंट नम में करंट वैल्यू को इंक्लूड ना करें, ठीक है। दोनों केसेस देखेंगे। तो अगर इस करंट वैल्यू में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं नम में, तो मेरा केसेस क्या बन के आएगा, मेरा आएगा फन, ठीक है, एस। अच्छा आई की जगह पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है, i+1 कर देंगे। अब नम का वैल्यू मेरा क्या हो गया, नम इंटू 10 कर लेंगे और फिर ये जो मेरा करंट वैल्यू है, ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे, राइट। तो SI पे जो भी वैल्यू है, ठीक, तो -0 किए और ऐड कर लिए, ठीक है। चलो एक चीज़ हो गया मेरा, ठीक। नम का करंट वैल्यू था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और जो भी अभी डिजिट है मेरा कैरेक्टर के फॉर्म में था तो इंटीजर में करके उसको हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। दूसरा केस क्या बन के आता मेरा कि S है, नेक्स्ट वैल्यू पे गए, जस्ट अब नम को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नम को कंटिन्यू नहीं करें, एक नया वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो नया वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, तो SI का वैल्यू था तो उसको पास कर दे रहे हैं और इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं -0 करके, ठीक। ये 2 केसेस मेरा बन गया, ठीक है। अब क्या करो, ये हो गया तुम्हारा, तो ये जो भी आंसर मेरा आ रहा है, ठीक है, इन दोनों आंसर को क्या करें हम लोग रिटर्न करवा ले रहे हैं। उसको रिटर्न करवाने के पहले क्या करो कि इसको मॉड कर लो ताकि रेंज के बाहर ना आ जाए, राइट। सिमिलरली इसको भी मॉड करवा लो, ठीक है, और इन दोनों का सम जो हो रहा है फाइनल उसको भी एक मॉड दे दो, राइट, ताकि दोनों का सम होने के बाद अगर इंटीजर वैल्यू जो था इंट का मेरा जो भी लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा हो तो वो लिमिट्स में आ जाए, राइट। यहाँ मॉड लग गया मेरा, ठीक है, यहाँ पे भी मॉड लग गया, रिटर्न करवा लिए और ये मेरा रिकर्सिव कॉल हो गया कंप्लीट। आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलो रिकर्सिव कॉल तो कंप्लीट हो गया, अब इसको डीपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग जब भी डीपी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो है मेरे कितने वैल्यूज़ हैं कि चेंज हो रहा है। एस तो एज़ इट इज़ रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है मेरा आई और नम। तो इसे ये हम लोग समझ सकते हैं कि डीपी का जो डायमेंशन होगा वो हम लोग को 2D डीपी यूज़ करना है, ठीक है। तो अब 2D डीपी यूज़ करने के पहले उसको बनाना भी तो पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, ठीक है। आमतौर पे हम लोग क्या लेते थे, वहाँ पे एक इंट ले लेते थे, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ हमको पता नहीं कि नम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, इसीलिए कि मैप ले लेते हैं, मैप अपना वैल्यूज़ के बेसिस पे स्टोर कर ले, ठीक। अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, इंट कर लेते हैं, ठीक। इंट हो गया उसका इंडेक्स आई का वैल्यू क्या होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग नम के वैल्यूज़ पे जो भी वैल्यू होंगे उसको हम लोग स्टोर करवा लेंगे, ठीक। ठीक है, ये वाला वैल्यू आई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा मेरा नम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये नंबर ऑफ़ वेज जो भी निकल के आएगा उसको स्टोर कर रहा होगा, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई तुम्हें। अब वापस आंसर पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, इफ़ डीपी में ये कॉम्बिनेशन आई और नम का एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो डीपी डॉट फाइंड में चेक करो, ठीक है। डीपी एक सेकेंड, सॉरी एक छोटा सा गलती हो गया है यहाँ पे। डीपी आईएथ डीपी जो है, आईएथ इंडेक्स का जो भी मैप है उसमें सर्च करो क्या कि ये वाला नम एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। तो डीपी आई डॉट नम में सर्च करो, डीपी आई में सर्च करो नम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू आ गया मेरा डीपी डॉट एंड, मतलब लास्ट तक नहीं जाना पा रहा, कहीं पे ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डीपी आई डॉट फाइंड नम में ये देखो जाके कि ये कहीं एंड तक तो नहीं जाना पड़ रहा, मतलब ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उस केस में हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, डीपी आई और नम में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक, उसको चुपचाप से हम लोग रिटर्न करवा देंगे, ठीक। आगे से कैलकुलेशन नहीं होगी। अब अगर स्टोर्ड नहीं है तो वी विल कैलकुलेट इट, हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे इसको, और डीपी आई और नम के लिए स्टोर करवा लेंगे, डीपी आई नम इक्वल टू जो भी कैलकुलेशंस आ रही थी मेरी, और उसके बाद क्या करेंगे कि इस वैल्यू को रिटर्न करवा लेंगे, ठीक। आई होप ये वाला चीज़ भी क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक में, ठीक है। चलो, मेरा डीपी और रिकर्शन दोनों लगा चुके हैं हम लोग, दोनों सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक बार बात कर लेते हैं। टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी मेरा इस कोड का क्या होगा, ठीक है। जब तुम देखोगे वहाँ पे 2n रिकर्सिव कॉल्स हो रही थी, बट यहाँ पे हम लोग वर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर आई और पर्टिकुलर नम के लिए ही वैल्यूज़ जो भी आ रही है उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। जो भी आई की वैल्यूज़ हो सकती है, मान लो n है, ठीक है, वो, और नम का जो भी एक कोई भी वर्स्ट केस में कोई भी वैल्यू हो सकता है, मान लो m कह लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर, बस वो डीपी का जो 2D डीपी है उसका टेबल ही तो भर रहे हैं, राइट। तो बस ये ऑर्डर ऑफ n² ही हो गया एक तरीके से, उस फॉर्म में लेके आ चुके हैं 2n से, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई मेरी, एक्स्ट्रा क्या क्या स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका n2m हो गया। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, एक इंट की है तो ये कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ये जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, ठीक है, इसके लिए कोई ना कोई स्टैक यूज़ हो रहा होगा रिकर्सिव कॉल करने के लिए, जो कि सिस्टम स्टैक होता है, ठीक। अगर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि आंसर कैलकुलेशन में इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो मेरा इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n2m हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इस डीपी की कैटेगरी की जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये टॉप डाउन है या बॉटम अप है। तो ये जो डीपी की कैटेगरी है ये आती है मेरी टॉप डाउन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरा, ठीक है, उस बड़े प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़े, ठीक है, उसको और छोटे प्रॉब्लम्स में हमने तोड़ा, ठीक है, उसको और छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ा, सच दैट कि अपने बेस केसेस को है वो हिट कर रहा था। फिर बेस केसेस से हमने आंसर मिलाए, ठीक है, इधर से भी मिलाए, और फाइनली हम लोग वापस ऊपर जाके आंसर को हमने कंप्लीट किया। इसलिए ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, टॉप डाउन अप्रोच। इसी को अगर हम लोग आइटरेटिव वे में सॉल्व करते तो वो बॉटम्स अप हो जाता। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग बेस केसेस से ही शुरू करते हैं, राइट, बेस केसेस से शुरू करते हैं, ठीक है, और उसको मिलाते जाते हैं ऊपर तक, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मिलाते जाते हैं, सच दैट फाइनल आंसर जो मेरा होता है वो एक बड़ा वाला जो मेरा मेन प्रॉब्लम है वो रहता है, ठीक। आई होप ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट्स में बताओ कि क्या इश्यूज़ हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। कल के वीडियो में मिलते हैं, बाय।